क्योंकि फर्स्ट लॉ कहता है थर्मोडायनेमिक्स का, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो ये आपके एनर्जी ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर सेकंड लॉ कहता है आपके थर्मोडायनेमिक्स का, वन टाइप ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू अनदर टाइप ऑफ एनर्जी। एक टाइप की एनर्जी को हम किसी दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि अपन स्विच ऑन करते हैं तो पंखा चलने लगता है। स्विच ऑन किया है तो वहां पे हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकली और उसके बेस पे पंखा चलने लगा, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अगर बल्ब जला तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सेकंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का। और थर्ड लॉ कहता है कि 100% कन्वर्जन 100% कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। थर्ड लॉ क्या कहता है, जो वन टाइप की एनर्जी को हम अनदर टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, पर 100% कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। देखिए कैसे, जब हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने पे आपके बल्ब जलता है। तो स्विच ऑन किया तो यहाँ पे थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बल्ब जला जो आपके लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुई। लेकिन हमने कहा 100% कन्वर्जन नहीं होता। कैसे पता चला, जब आप बल्ब को छूते हैं तो बल्ब थोड़ा सा आपके हॉट होता है, गर्म लगता है। तो कैसे, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी तो हमने कहा 100% कन्वर्जन नहीं होता, थोड़ी सी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है। जब एक एनर्जी दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो थोड़ी सी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है, जो वहां के इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ाती है। थोड़ी सी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है, जो वहां के इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ाती है। तो ये है आपके तीनों लॉ थर्मोडायनेमिक्स, और ये तीनों लॉ आपके लाइफ में भी यूज होते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे लाइफ में यूज होते हैं। सबसे पहला लॉ है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय। ये तो आपके जो है फर्स्ट लॉ, जो कह रहे हैं ना तो एनर्जी हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय। तो अपन इन्वायरमेंट में देखें, इन्वायरमेंट में एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो आपके क्या है, सन। एनवायरमेंट में एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो है आपके सन। ये आपके एनर्जी क्रिएट है, इससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब ये आपके इन्वायरमेंट में आएगी। तो आपको मालूम है सन से आपके तीन टाइप की रेडिएशंस आती हैं, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट, फिर आपके इंफ्रारेड और विजुअल रेज। ये आपके तीन तरीके की रेज आती हैं इन्वायरमेंट में। तो ये आपके सन से प्रोड्यूस तो हो रही हैं, आपके सन से निकल रही हैं। अब इसे इन्वायरमेंट में कौन से लिविंग बींग्स हैं जो सनलाइट की एनर्जी को यूज कर सकते हैं? तो सनलाइट की एनर्जी को यूज करने वाले जो लिविंग बींग्स हैं वो हैं हमारे ग्रीन प्लांट्स। केवल ग्रीन प्लांट्स की ही कैपेसिटी है कि वो सन की लाइट एनर्जी को यूज कर सकते हैं अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये सन की लाइट एनर्जी को यूज कर लेते हैं
और इस एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं। तो देखिए, सन से लाइट एनर्जी आई और हमने कहा कि एनर्जी को, एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन प्लांट ने क्या किया, इस लाइट एनर्जी को एज ए फूड के फॉर्म में स्टोर कर दिया बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये फूड क्या है, केमिकल। तो लाइट एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। तो एक टाइप की एनर्जी दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, पर 100% कन्वर्जन नहीं है। तो जब ये कन्वर्जन होता है तो थोड़ी सी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस्ट होती है, जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ाती है। तो ऑलरेडी इन्वायरमेंट में इतना टेम्परेचर है कि हम इसे महसूस नहीं कर पाते। तो इस तरीके से फर्स्ट लॉ तो आपके ये हो गया, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो सन ने जो एनर्जी निकाली है आपके, इसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, पर एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लिविंग बींग्स में, ग्रीन प्लांट्स में ही ये कैपेबिलिटी है कि वो सन की लाइट एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के द्वारा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये कैपेसिटी उनमें किस कारण से है, क्लोरोफिल के कारण। आपने सुना होगा ग्रीन प्लांट्स में एक ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल की कैपेसिटी है लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करके उसे एटीपी में कन्वर्ट करने का। क्लोरोफिल की क्या कैपेसिटी है, लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करके उसे एटीपी में कन्वर्ट करने का। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी है जिसके फॉर्म में लाइट एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब प्लांट, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, सभी लिविंग बींग्स में एनर्जी एटीपी के फॉर्म में ही स्टोर होती है। चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल हो, फंगस हो, अमीबा हो, जो भी लिविंग बींग्स है, सभी लिविंग बींग्स में एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर है, एटीपी के फॉर्म में। इसे हम कहते हैं एनर्जी करेंसी। और फिर प्लांट इस एटीपी की एनर्जी को यूज करके उसे फूड में, आपका फूड की सिंथेसिस कर लेते हैं। तो ये एनर्जी फूड के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो इस तरीके से एक टाइप की एनर्जी दूसरे टाइप की एनर्जी में स्टोर हो गई, पर 100% कन्वर्जन नहीं हुआ। थोड़ी सी एनर्जी हीट के फॉर्म में निकली जिसने इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ाया। तो आपने देखा लिविंग बींग्स में भी, लाइफ में भी आपके ये जो आपके डिफरेंट प्रोसेस हैं, इनमें भी आपके जो है एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को फॉलो करती। ठीक है, देखिए, तो ये जो कन्वर्जन हुआ, हमने आपको बताया इस कन्वर्जन में जो हीट लॉस्ट होती है ना, ये क्यों लॉस्ट हो रही है। देखिए, जब किसी सिस्टम में कोई चीज की लीकेज होती है तो वो कही जाती है सिस्टम की गड़बड़ी। सिस्टम में कोई गड़बड़ी है तभी तो ये लीकेज है, मतलब ये एक तरीके से लीकेज ही तो कही जाएगी एनर्जी की। जब एक टाइप की एनर्जी दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो थोड़ी सी एनर्जी जो हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो रही है, इसे कहेंगे लीकेज। और लीकेज जब किसी सिस्टम में होती है तो सिस्टम की गड़बड़ी के कारण ही होती है। तो इस तरीके से सिस्टम में जो गड़बड़ी होती है इसे रैंडमनेस ऑफ सिस्टम कहेंगे। क्या बोलेंगे, रैंडमनेस ऑफ सिस्टम, जिसके कारण ये हीट लॉस्ट हो रही है, या डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। इससे जो लीकेज हुई है इसे हम डिग्री ऑफ डिसऑर्डर भी कहते हैं, जिसे रैंडमनेस ऑफ सिस्टम भी कहते हैं, और इसे बायोलॉजिकल टर्म देते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब जब एक टाइप की एनर्जी दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो थोड़ी सी एनर्जी जो हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो रही है,
जिसे हम रैंडमनेस ऑफ सिस्टम कहते हैं, जिसे हम डिग्री ऑफ डिसऑर्डर कह रहे हैं, उसी को हम कहते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी आपके लिविंग बायोलॉजिकल वर्ड है जो ये बता रहा है कि सिस्टम में गड़बड़ी के कारण ये आपके एंट्रोपी हो रही है, ये हीट लॉस्ट हो रही है। तो ये हुआ आपके एनर्जी ट्रांसफर इन लिविंग बींग्स। तो लिविंग बींग्स में एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है, जिसमें आपका जो पहला प्रोसेस है वो है फोटोसिंथेसिस, जिसमें एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब जो ऑर्गन एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, जो ऑर्गेनलीज, जैसे आपने सुना होगा सेल के अंदर, प्लांट की सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, और क्लोरोप्लास्ट में ही एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ही सन की लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से सेल के अंदर जो ऑर्गेनली है वो है क्लोरोप्लास्ट, जो एनर्जी कन्वर्जन में हेल्प कर रहा है। इसे कहेंगे हम ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर जो एनर्जी, एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ट्रांसड्यूसर का काम कौन कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट। तो ये लिविंग बींग्स में आपके फर्स्ट टाइप का एनर्जी कन्वर्जन हुआ। तो इस तरीके से ये एनर्जी कन्वर्जन तो प्लांट में हो रहा है, एनिमल में नहीं होता, क्योंकि क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट की सेल में होते हैं, एनिमल की सेल में नहीं पाए जाते। अब देखिए लिविंग बींग्स में दूसरा एनर्जी का कन्वर्जन कहाँ होता है। आप सबने रेस्पिरेशन प्रोसेस सुना होगा। रेस्पिरेशन का जो मेन मतलब है, हमने आपको पहले भी बताया था लाइफ प्रोसेस में, रेस्पिरेशन का जो मेन मतलब है वो ये है कि सेल के अंदर फूड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होना और एनर्जी का रिलीज होना। देखिए फूड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बर्निंग। बर्निंग मतलब जलना या कंबशन। तो जब भी कोई चीज जलती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलने पर उसमें तीन ही प्रोडक्ट बनते हैं, CO2, H2O और हीट। अगर आप कागज भी जलाएंगे तो कागज के जलने, जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो जलने के बाद CO2 का काला धुआं निकलेगा। आप कहाँ पे भी जो आग लगी है या कागज जला रहे हैं या लकड़ी जला रहे हैं, वहां पे प्लेट को उल्टी करके रख देंगे तो उसमें वाटर ड्रॉप्स आ जाएंगी, तो वाटर ड्रॉप्स प्रोड्यूस होंगी और हीट प्रोड्यूस होगी। तो ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन से कोई भी चीज जलेगी तो यही तीन प्रोडक्ट बनेंगे। अब ये प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा है, और सेल के अंदर क्या जल रहा है, फूड मॉलिक्यूल। तो ये फूड मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो भी यही प्रोडक्ट बनेंगे। तो लिविंग बीइंग इन दो प्रोडक्ट को, तो CO2 और वाटर वेपर्स को, तो ब्रीथिंग के थ्रू बाहर निकाल देगा, ब्रीथिंग के थ्रू बाहर निकाल देगा। अब बचेगी हीट। तो आपने सुना होगा सेल के अंदर एक ऑर्गेनली है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल का पावर हाउस कहलाता है, ये क्या करता है, ये इस प्रोसेस में निकलने वाली हीट को ATP में कन्वर्ट कर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रोसेस में निकलने वाली हीट को ATP में कन्वर्ट कर देता है, और ये हीट ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। अभी हमने आपको बताया था जितने भी लिविंग बींग्स हैं, सभी लिविंग बींग्स में एनर्जी ATP के फॉर्म में ही स्टोर होती है।
और ये एटीपी बनाता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन से प्रोसेस के द्वारा? रेस्पाइरेशन। तो ये रेस्पायरेशन प्रोसेस जिसमें फूड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी रिलीज होती है हीट के फॉर्म में, और माइटोकॉन्ड्रिया इस निकलने वाली हीट एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर देता है। तो ये भी आपके एनर्जी ट्रांसफर हुआ। तो सेकेंड एनर्जी ट्रांसफर जो आपके लिविंग बींग्स में होता है वो है रेस्पायरेशन प्रोसेस। फर्स्ट था फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट आपके फोटोसिंथेसिस के द्वारा एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। सेकेंड है रेस्पायरेशन। ये रेस्पायरेशन प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, फंगस, माइक्रोब्स सभी में होता है, और सभी में इस प्रोसेस के द्वारा फूड मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और माइटोकॉन्ड्रिया इस हीट एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर देगा। तो इस तरीके से हम सभी लिविंग बींग्स में एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहती है। तो सेकंड कन्वर्जन हो गया आपके रेस्पायरेशन। और इस रेस्पायरेशन में भी आपको मालूम है थोड़ा बहुत तो एनर्जी जब कन्वर्ट होती है तो हीट लॉस्ट होती है, और वो हमारे अंदर का टेम्परेचर बढ़ाती है। ठीक है, फिर आइए थर्ड कन्वर्जन। थर्ड कन्वर्जन देखेंगे, ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। थर्ड कन्वर्जन है हमारा ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। देखिए, हमारे अंदर जो एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर है। तो अगर हमें कोई भी काम करना है, हमारे अंदर जो भी प्रोसेस होगा, सभी प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कौन देगा? एटीपी। क्योंकि लिविंग बींग्स में एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहती है। देखिए, फिर ये जो आपके एटीपी हमारे अंदर स्टोर है एनर्जी एटीपी के फॉर्म में, ये एटीपी की एनर्जी हमें किसी भी प्रोसेस कोई भी फंक्शन परफॉर्म होगा जब हमारी बॉडी में, तो ये एटीपी ही टूट के हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो अगर हम आंख भी खोलते हैं, हार्ट वर्क करता है, ब्रेन वर्क करता है, सभी काम के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कौन देगा? एटीपी। एटीपी का क्या होगा? ब्रेकडाउन। एटीपी का ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से एटीपी के ब्रेकडाउन से एनर्जी मिलेगी और हमारा प्रोसेस चलेगा। तो ये भी क्या हुआ? एनर्जी ट्रांसफर हुआ, एटीपी के ब्रेकडाउन से एनर्जी मिली, ये भी आपका एक एनर्जी ट्रांसफर हुआ लिविंग बींग्स में। और आप देखिए, जब एटीपी टूटेगा और एनर्जी मिलेगी तो थोड़ी सी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस्ट होगी, और वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देगी। जब एटीपी टूटेगा, एनर्जी मिलेगी, तो थोड़ी सी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होगी, क्योंकि 100% कन्वर्जन नहीं होता। तो ये एनर्जी जब हीट के फॉर्म में लॉस्ट होगी तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देगी। तो इस तरीके से ये आपका थर्ड कन्वर्जन हुआ लिविंग बींग्स में। अब आप देखिए कैसे महसूस करेंगे। आप जितना ज्यादा वर्क करेंगे, आपको उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए। हम आपको एक फॉर एग्जाम्पल बताते हैं। आप डांस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं तो आपकी सारी मसल्स मूव कर रही हैं। सारी मसल्स को मूव करने के लिए एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। अब अगर सारी मसल्स को मूव करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए तो ज्यादा एटीपी टूटेगा। ज्यादा एटीपी टूटेगा, ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ज्यादा हीट का लॉस होगा, और ज्यादा हीट का लॉस होगा तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आप जब डांस करते हैं तो अंदर से हीट प्रोड्यूस होती है ना, होती है, अपने को गर्मी लगती है। हम जितना ज्यादा वर्क करेंगे, हम जो भी जितना ज्यादा काम करेंगे, उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए। उतनी ज्यादा एनर्जी के लिए उतना ज्यादा एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, और जितना ज्यादा एटीपी का ब्रेकडाउन होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और हमें उतनी ज्यादा गर्मी महसूस होगी।
अगर आपने देखा हो, आपने महसूस किया हो, तो ये आपके अंदर होता है। लेकिन हमने आपको एक लाइफ प्रोसेस बताया था, हमारी बॉडी में होमोस्टेसिस की पावर है, हमारी बॉडी में होमोस्टेसिस की पावर है, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस करने की। बेटा रुकिएगा 2 मिनट। कोई बात नहीं मैम। देखिए बेटा, जो आपके हम लोग की बॉडी में होमोस्टेसिस की पावर है, मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस करने की पावर। तो हमारे अंदर जब बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बताइए क्या प्रोसेस होता है जिससे टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए? क्या प्रोसेस हो सकता है जिससे टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए बेटा? आपने देखा होगा जब भी हमें गर्मी लगती है तो हमारे अंदर से स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, और पसीना जब निकलता है और जब स्वेटिंग इवेपोरेट होती है, मतलब पसीना उड़ता है, तो हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट होता है, हमें बॉडी में ठंडक का एहसास होता है, तो तब हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरीके से होमोस्टेसिस पावर है, तभी तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर बढ़ेगा तो स्वेटिंग हो जाएगी, और स्वेटिंग होने से इंटरनल टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। बेटा ये मीटिंग खत्म होने वाली है, अभी आप फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जैसे ही हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग होने से टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। और इसी तरीके से जब हम ज्यादा वर्क करते हैं, ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा एटीपी टूटेगा, और ज्यादा एटीपी टूटेगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन होमोस्टेसिस की पावर है जिससे कि हमारे अंदर तुरंत स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, और स्वेटिंग होने से हमारी इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये महसूस कर सकते हैं एनर्जी कन्वर्जन, जो कि 100% पॉसिबल नहीं। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, जो आपके लिविंग बींग्स में एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो ये आपके देखिए, अब आइए आपके ओपन सिस्टम। क्या होता है ओपन सिस्टम? देखिए, वो सिस्टम जिस सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज इन्वायरमेंट से होता रहे, जिस सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज इन्वायरमेंट से होता रहे, उसे हम कहते हैं ओपन सिस्टम। और जिस सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज इन्वायरमेंट से ना हो, मतलब ना तो अंदर से कुछ बाहर जा सके, ना ही बाहर से कुछ अंदर आ सके, वो आपके कहलाएगा क्लोज सिस्टम। जिस सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज होता रहे वो ओपन सिस्टम, और जिस सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज ना हो सके, कोई भी चीज अंदर बाहर ना आ जा सके, उसे हम कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। तो देखिए, जितनी भी लिविंग बींग्स हैं, लिविंग बींग्स की बॉडी, लिविंग बॉडी वो आपकी ओपन सिस्टम है, और नॉन लिविंग बींग्स क्लोज सिस्टम है। कैसे? हम लोग की बॉडी में एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 निकाल रहे हैं, फूड ले रहे हैं, वेस्ट निकाल रहे हैं, तो एक्सचेंज हो रहा है ना। तो इस कारण हम लोग की बॉडी क्या हुई? लिविंग बींग्स की बॉडी ओपन सिस्टम। लेकिन जिस सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज ना हो, अब जैसे हम एक बंद डब्बे में मॉलिक्यूल्स को हीट करें, मॉलिक्यूल्स को हम क्या करें? हीट करें। हीट करने पे अंदर ही अंदर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और ये टेम्परेचर बाहर तो आ नहीं पाएगा क्योंकि क्लोज सिस्टम है, जो बाहर से एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। और ये अब जब बाहर नहीं आ पाएगा तो थोड़े समय में ये डिब्बा क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। तो क्लोज सिस्टम आपके सरवाइव नहीं कर सकता, आपके ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। जबकि जो ओपन सिस्टम है, अगर हमारी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको मालूम है
स्वेटिंग के थ्रू, स्वेट के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे अंदर का एनवायरनमेंट बैलेंस रहेगा, जबकि क्लोज सिस्टम में इंटरनल एनवायरनमेंट बैलेंस नहीं हो पाता, इसलिए ये ब्लास्ट हो जाता है। तो जितनी भी लिविंग बींग्स है, लिविंग बॉडी है, वो कौन सा सिस्टम है? ओपन सिस्टम। और नॉन लिविंग की बॉडी जो है वो है क्लोज सिस्टम। तो ये आपके ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम हो गए टर्म। फिर एक टर्म है स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट, देखिए बेटा, जब भी किसी सिस्टम में इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट की रेट इक्वल हो जाए, जब भी किसी सिस्टम में इनपुट और आउटपुट की रेट इक्वल हो जाए, तो उसे हम कहते हैं स्टडी स्टेट। तो जब इनपुट और आउटपुट की रेट इक्वल होगी तो एक्सचेंज नहीं होगा, तो स्टडी स्टेट आ जाएगी। लेकिन लिविंग बीइंग्स में कभी भी स्टडी स्टेट नहीं आती। अगर स्टडी स्टेट आ गई तो ना तो कुछ हम अंदर लेंगे, ना ही बाहर निकालेंगे। लेकिन हम लगातार ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 निकाल रहे हैं, इसके मतलब इन दोनों की रेट में डिफरेंस है ना? तभी तो अंदर ऑक्सीजन एकदम कम हुई तो हम अंदर ले रहे हैं, CO2 बढ़ी तो हम तुरंत बाहर निकाल रहे हैं आपके CO2। तो इस तरीके से जब इन दोनों सिस्टम, दोनों प्रोसेस के में आपके रेट में डिफरेंस होगा, तभी हम एक्सचेंज कर पाएंगे। और इक्वल हो गई तो ना तो हम कुछ लेंगे और ना ही कुछ निकालेंगे, वो स्टडी स्टेट आ जाएगी। तो लाइफ में स्टडी स्टेट नहीं आती। स्टडी स्टेट कब आएगी? एट द टाइम ऑफ डेथ। भाई डेथ के टाइम पे स्टडी स्टेट को लाने के लिए ही तो हम एक्सचेंज कर रहे हैं। ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 निकाल रहे हैं, फूड ले रहे हैं, वेस्ट निकाल रहे हैं, जिससे कि अंदर आपके इक्विलिब्रियम आपके आने के लिए ये प्रोसेस चल रहा है। पर एकदम से नहीं आएगा इक्विलिब्रियम। जिस समय इक्विलिब्रियम आएगा, स्टडी स्टेट आ जाएगी, वो टाइम डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से लाइफ में कभी भी स्टडी स्टेट नहीं। तो ये था हमारे कुछ टर्म्स जिससे बेस पे हम जो है कह सकते लिविंग बीइंग्स में आपके जो प्रोसेस एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो ये आपके